जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज के जो टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट के जो पेपर 1 का पार्ट है, ईवीएस का पार्ट है, इन्वायरमेंट स्टडी का। आज हम इसी को देखने वाले हैं जिसमें 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है क्योंकि ये पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए आप इस वीडियो को अगर जैसे कि पहली बार नए हो तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। अच्छा, एक तो नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगता है हमारे देश में? जो समुद्री इलाका है वहीं पर ना। इसका मतलब आंसर रहेगा केरल। केरल के अधिकांश घरों में नारियल का पेड़ लगाते हैं, साथ ही टेपिओका का भी पेड़ लगाते हैं क्योंकि इनके जड़ों से साबूदाना तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? कसावा। और यही कसावा से साबूदाना जैसे खाद्य पदार्थ बनाते हैं। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हो। इसे खासकर से गर्मियों में साबूदाना का उपयोग किया जाता है, इसे बनाया जाता है। अगला, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं? बताइए। नर पक्षी बहुत से घोंसले का निर्माण करते हैं, उसमें से मादा पक्षी एक का चयन करती हैं और उसी में अपना अंडा देती हैं। तो ये जो है कौन से पक्षी हैं बताना हो, मतलब कौन से पक्षी की ये प्रजाति है? बया, जिसे वीवर कहते हैं। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो। अगला, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां आंवला गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति को रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। देखो यहाँ पर क्या है, एक रोगी है जिसे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, लेकिन दवाइयाँ देने के साथ साथ उसे कहा है कि आपको रोज हरे पत्तेदार सब्जियाँ भी खानी है, आंवला भी खाना है और गुड़ को भी खाना है। तो ऐसे में आपको ये बताना है कि संभवतः ये किस रोग से पीड़ित है पेशेंट। आंसर रहेगा एनीमिया। ये एनीमिया से है, यानी कि इनके शरीर में आयरन की मात्रा कम है। इसीलिए जैसे कि एक आता है ना फोलिक एसिड टेबलेट, उसको एनीमिया से ग्रसित लोगों को या पीड़ित को दिया जाता है। सामान्य व्यक्तियों का जो ब्लड सेल होता है वह गोल होता है और जो एनीमिया से ग्रसित लोग हैं इनका ब्लड सेल कुछ इस प्रकार से रहते हैं, हंसिया की तरह। आंसर रहेगा ए नंबर। चौथा प्रश्न है, ब्रांज जिसे क्या बोलते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें प्रमुख संगठक है। अच्छा देखो, कांसा मतलब क्या होता है? जो अपने घरों में कांच, मतलब जो कांच का बर्तन कहते हैं ना, कांसे का बर्तन, ये जैसे गिलास है, कांसे का गिलास, तो ये गिलास में मिश्र धातु है। वहाँ कौन कौन से धातु हैं? सीसा है और टीन है, कि कापर है या टीन है, या कापर है या जिंक है, या एल्युमिनियम कापर या टीन है? क्या जाएगा आंसर रहेगा इसका? ऐसे प्रश्न आएगा आपको। कापर यानी कि तांबा और टीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा बनाते हैं और इसी कांसा से बर्तन बनते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखना है, कुछ 4 कथन दिया है, उस पर आपको विचार करना है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना देखो, ये ना एक बकरी की प्रजाति है, ठीक है, इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों में रहती हैं। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वहाँ बताइए। सबसे पहली बात तो पहला सही रहेगा, ठीक है।
पश्मीना से जो प्राप्त की जाती है उन वहाँ 6 सेटों के बराबर होती हैं। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है, ये भी सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है, ये भी सही है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ये गलत रहेगा। तो फिलहाल के रूप में जो आंसर है वहाँ डी रहेगा, 1 2 3 रहेगा। मशीनों से बुनाई नहीं की जाती है ना। अगला, किस वर्ष भुज जो कि गुजरात में है, भुज में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखो ये जो है ना प्रश्न पहले का पूछा हुआ है, इसलिए भुज का पूछा है। हो सकता है अब कुछ नया जगह के बारे में पूछ दे, इसलिए आपको अपडेट रहना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं जो भुज में भूकंप आया था उसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसका आंसर क्या रहेगा, ये कब हुआ था, 2001 में हुआ था। अगला, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। देखो मसालों की जो नगरी कह सकते हैं या राज्य कहते हैं वो केरल को कहते हैं, ठीक है। तो मसाला में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए सभी मसालेदार पदार्थ हैं, जिसमें से तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये जो 3 पदार्थ हैं वह सबसे ज़्यादा केरल में उगाई जाने वाली फसल है। तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ठीक है। इसलिए आपको बी आंसर सही लगाना है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, बताइए। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चे अपने वातावरण को किस ढंग से देखते हैं, उसके पृथक रूप से, उसके समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से या उसके थीम के रूप में। क्या हो जाएगा बताओ इसका आंसर। उसके समग्र रूप से, ठीक है, उसके समग्र रूप से आंसर सही रहेगा। ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है, बताइए। ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो एक क्यों बताओ, कोई भी पाठ्यक्रम तैयार होता है या पाठ्यचर्या तैयार होता है तो उसका आधार क्या होता है, उनका आधार थीम होता है विशेष रूप से। जैसे कि अगर ईवीएस के बारे में बता रहे हैं तो आपको उसी आधार पे ही उनका पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि ईवीएस में आपको भूगोल का डाल दो या पॉलिटिकल साइंस का डाल दो, तो उनके थीम पर आधारित होता है और सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है, बताइए। एनसीएफ यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये 2005 में तैयार किया गया था, जिसमें 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या रहेगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। इसमें गणित है या भाषा है ये नहीं आता। ईवीएस यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत यही सब आता है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और पर्यावरण शिक्षा। सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, बताइए। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की, अब कोई भी टीचर, जैसे कि आप बन गए टीचर तो क्लास में गए तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन से बच्चा तनावग्रस्त है। तो इसके लिए आप कैसे जानोगे कि ये तनावग्रस्त है, कि उनके व्यवहार से। अगर उनका व्यवहार आक्रामक है, पहले से चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे दिक्कत है। हो सकता है उनको आपके विषय से दिक्कत हो, आपके विषय में थोड़ा सा रुचि ना हो, कमजोर हो उस क्षेत्र में। तो ये जो होता है एक शिक्षक का जो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करता है, एक तरीका है इनका। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। अब देखो प्राथमिक स्तर पे छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो, ईवीएस पढ़ा रहे हो, तो आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य ये है कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, यानी कि अपने
जो क्या है, वातावरण का अन्वेषण करना है, खोज करना है, छानबीन करना है, उनके बारे में जानना है, ये उनको एक मौका देते हैं और यही एक उपयुक्त लक्ष्य होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है। अगला, ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या हैं, बताइए। ईवीएस के पाठ्यचर्या एवं परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है कि उप थीम है कि विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, यह एक थीम है। देखो परिवहन के पाठ्यक्रम में जो है परिवार और मित्र एक थीम होता है। थीम का अर्थ क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि किसी चर्चा, प्रवचन, ध्यान या रचना का विषय होता है। ठीक है। अगला, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, बताइए। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव को उचित महत्व न दिया जाए, या प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। तो भाई अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। अगर किसी को उदाहरण पेश करना है तो उदाहरण आप यहाँ पर हो और किसी दूसरे जगह का पेश मत करो। इससे अच्छे है कि उस बच्चे को उसी के वातावरण के हिसाब से उदाहरण देना चाहिए, तभी जाके बच्चे अच्छे से सीख सकता है, एक अर्थपूर्ण सीख सकता है। इसका मतलब है ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खाली स्थान होना चाहिए। बताओ, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श। ठीक है भाई, आपने तो शिक्षकों ने क्या है पढ़ाकर चल दिए, उनको क्रियाकलाप दे दिए, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, यही जो है एक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा होता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। दोस्तों मेरा जो वीडियो है ना वह कम समय में ज़्यादा प्रश्न है, आपको 30 क्वेश्चन मिलता है, तो प्रयास ये रहता है कि 20 से 25 मिनट में यहाँ वीडियो बन जाए, यानी कि कम समय में ज़्यादा तैयारी है। 16 नंबर का प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि, आप देखना अगर आप एक जने करके सीखते हो तो उसमें ज़्यादा अनुभव नहीं मिलता, लेकिन अगर पूरा समूह मिलकर किसी कार्य को किया जाए तो फिर कार्य आराम से हो जाएगा, सहयोग की भावना भी बढ़ता है। अगर हम सीडीपी की लैंग्वेज में बात करें तो यह जो है एक सहयोगात्मक विकास भी होता है। इसलिए है कि ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। इसलिए इसका आंसर सी रहेगा। अगला, निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? बताओ, निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ये वर्गीकरण करता है। अगला, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है बताओ? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों और अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा, तो शिक्षकों को विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को जानने का यहाँ एक अवसर देता है कि बच्चे का पृष्ठभूमि कैसा है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है, इन सभी को ईवीएस का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो, अभी समय आने वाला है बरसात का, तो सरकार क्या करेगा, एक पेड़ माँ का नाम, बस इसको इसी समय ही दिखता है, बाकी समय कोई मतलब का नहीं है। पिछले साल जो वृक्षारोपण हुआ है उसमें से एक भी वृक्ष जीवित नहीं है, सब खत्म है। तो यही है, बच्चे का एक पृष्ठभूमि देखता है,
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानता है, किसके माध्यम से? ईवीएस के माध्यम से। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबंधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। बताइए, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषयों समस्याओं को भली प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, कोई भी विषय हो, अगर वहाँ चुनौतीपूर्ण विषय हो या समस्या से ग्रसित हो, इसके लिए एक ही तरीका है, विचार विमर्श, उसके उपरांत उस पर वाद विवाद, तब जाके एक नया चीज निकलता है। और ये डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो इनका गुणात्मक जो है आकलन करना है, उसके लिए बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोक की रिपोर्ट है, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन है, कागज पेंसिल, ये तो नहीं हो सकता, कागज पेंसिल ये कट गया, और उपलब्धि टेस्ट ये भी नहीं हो सकता, यानी कि 1 और 2 ये ऑप्शन ए में है, यही हो सकता है। ठीक है, जैसे कि भाई कोई बच्चा पर्यावरण के बारे में सीख रहे हैं, अब उसका गुणात्मक आकलन करना है, तो आप कैसे करोगे? उनके विचारों का अभिलेख करके या उनके विचारों का अवलोकन करके, यही तो करोगे ना। दूसरा ऑप्शन ये कि प्रक्रिया कौशल का अवलोकन करके, लेकिन उनकी पेंसिल, कागज पेंसिल का टेस्ट करके या उपलब्धि टेस्ट करके, ये जो है एक ईवीएस के बच्चों का गुणात्मक आकलन नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षा में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। सबसे पहली बात तो पोर्टफोलियो होता है, दृष्टांत अभिलेख भी होता है, दर मापक पैमाना भी तैयार किया जाता है ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन के लिए, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया ना, ये चारों सभी सही है, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का यहाँ एक उपकरण है, यानी कि एक तरीका है। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? जैसे कि पृथ्वी गोल है, अब मान लीजिए हम लोग भारत देश में यहाँ पर हैं, तो हमारे देश के जस्ट विपरीत कौन से देश हैं? बताओ क्या आ जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका आंसर सही रहेगा, बी ऑप्शन सही है। अगला चलिए यहां पर देखते हैं 23वां प्रश्न। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर खरपतवार हटाना है, गुड़ाई करना है, गुड़ाई मतलब जो जुताई करते हैं उसी को कहा गया है, बीज बोना है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना है और प्याज को उखाड़ना है। तो कैसे करोगे खेती? सबसे पहली बात तो जुताई करोगे, जिसे गुड़ाई करना कहते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गया, फिर आपको बीज डालना है, 3 आ गया, खरपतवार को हटाना है बीच बीच में, यहाँ पर 1 आ गया, फिर प्याज को उखाड़ना है, फिर प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियाँ रहती है ना उसको भी हटाना है। तो 2 3 1 5 4 यहाँ पर है क्या? 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, हाँ डी ऑप्शन में है, इसका मतलब डी ही सही रहेगा। ठीक है, इसको आराम से देख लेना, वो बहुत ही ईजी रहता है वैसे प्रश्न। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। जैसे कि क्या लिखा है? सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ। निम्न में से यह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। विशेषता चुनना है। इनका 3 प्रकोष्ठ का हृदय होता है, तो गलत, क्योंकि सब में अलग अलग हृदय प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे कि इंसानों में कितना है? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, मेढकों में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सांप, छिपकली और घड़ियाल में भी 3 प्रकोष्ठ होता है। ये अंडे देते हैं, ये सभी सही रहेगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल ये सभी अंडे देते हैं, इसलिए
वह विशेषता चुने जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला, यदि आप अहमदाबाद में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। बड़ा ही सिंपल सी बात है। जैसे कि ये हमारा भारत देश है, तो भाई दिल्ली यहाँ पर है और अहमदाबाद यहाँ पर है ना, यानी कि ये इस दिशा में है, इस दिशा में है। तो भाई ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। यहाँ पर क्या है, अहमदाबाद से पूछ रहा है दिल्ली को, यानी कि ये उत्तर पूर्व की दिशा में है और आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अगला, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी कि बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण है। जैसे कि हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं ना कि बीन बजाते हैं तो सांप नाचता है, तो भाई सांप को तो सुनाई नहीं देता, तो कैसे नाचता है, यही है ना। तो इसका एक कारण ये है कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण करना है। यानी कि बीन जब बजता है ना तो वो जो तरंग है वहाँ जमीन से टकराता है और फिर जमीन से टकराने के बाद सांप को एहसास होता है। इसीलिए सांप जो है अपना फन या सर जो है इधर उधर करते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, बीन बज रहा है तो सांप नाच रहा है, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ईवीएस के मानचित्र कौशल बताइए, ईवीएस के मानचित्र कौशल क्या होता है? भाई आप पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे हो, अब उसके हिसाब से अगर मानचित्र तैयार करके पढ़ते हो, मानचित्र जैसे कोई जगह जंगल है, कोई जगह क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, तालाब है या कोई जगह और कुछ है, तो इनके बारे में अगर मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हो तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझ को विकसित करता है। ये जो है एक तरीका है। बी ऑप्शन सही है। 28वें नंबर के प्रश्न है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने के सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों यहाँ पर समय की जगह होना चाहिए बालक का, है ना। कक्षा 5 के बालक जो है आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। ऐसे में ना आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि उसके जो कठिनाइयों का पता लगाना है और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए बात करना है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है। अगला, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। बताइए, ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो कैसे सहायक है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में यहाँ एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। ऑप्शन है समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।